सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हम अपनी वीडियो के अंदर आरोह है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा में आपकी मदद हो सके। तो बेटा देखिए पहले हमारा फर्स्ट लेसन आता है भगतीन के हम महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है, भगतीन पाठ के आधार पर भगतीन का चरित्र चित्रण कीजिए या उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर हमारा फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट बनता है व्यक्तित्व कि भाई जो भगतीन थी वो अधेड़ उम्र की महिला थी, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उसके होठ पतले हैं तथा आंखें उसकी छोटी हैं। सेकंड इसने दे रखा है बेटा परिश्रमी कैसे थी वो कि भी खेत का, पशुओं का, घर का वो सारा काम अकेले करती थी। लेखिका के घर में भी वह सारे कामकाज करती थी और पूरी कर्मठता के साथ निभाती थी। तो बेटा फिर कहता है लेखिका के हर कार्य में वो सहायता करती थी, चाहे वो लेखन संबंधी हो। लिखने में वो बेटा लिखने में तो सक्षम नहीं थी, लेकिन लेखिका को वो वस्तुएं पकड़ा करके उनकी मदद करती थी। नेक्स्ट है बेटा स्वाभिमानी कैसे थी। जैसे ही क्या था बेटा उसके पिता की मृत्यु हो गई थी बाल्यावस्था के अंदर, तो उसकी विमाता का कठोर व्यवहार था। तो बेटा फिर क्या था कि भी फिर उसको ससुराल भेज दिया गया था। ससुराल में भी कुछ टाइम के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और परिवार वाले क्या करते हैं बेटा उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वो उससे मेहनत करती है। तो बेटा इस तरह से वो अपने घर का गुजारा करती है और जब वो जमींदार से अपमानित होती है तो वो गांव ही छोड़ देती है। फिर है महान सेविका कि भाई भगतीन में सच्चे सेवक के गुण थे। कैसे थे कि भाई वो लेखिका की मदद करती थी। ठीक है, फिर वो ये कहती है कि भी सेविका का उसके अंदर ऐसा भाव था जैसे हनुमान जी से उसकी स्पर्धा की जा सकती थी। वह छाया की तरह हमेशा लेखिका के साथ रहती थी। जब लेखिका उसको जेल जाने की बात बताती है तो बेटा वो तब भी उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तो हमारे 4 पॉइंट बन जाएंगे बेटा। फिर कहता है भगतीन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। पृष्ठभूमि मतलब मीन्स बेटा जो इसका बचपन था उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी। तो बेटा इसके अंदर क्या था कि भाई झूसी गांव के गोपालक की इकलौती संतान थी। इसकी माता का देहांत हो गया था, फलतः भगतीन की देखभाल विमाता ने की थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम था और 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हांडिया ग्राम के ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में बेटा उसको ससुराल भेज दिया गया था और विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास उसने नहीं दिया था। तो बेटा ऐसी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, यानी कि काफ़ी बचपन से ही वो दुखों को झेलती रही है। फिर कहता है भगतीन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था। तो बेटा ससुराल वालों का भी व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थी कि भगतीन का पति उसकी हर रोज पिटाई करे, वे उस पर रौब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भगतीन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास व जेठानियों के क्या थे बेटा लड़के पैदा किए थे। तो इस कारण उसे सदैव प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि मतलब जो उसको परिवार में बेटा खाना मिलता था उसके अंदर भी काफ़ी भेदभाव उसको सहन करना पड़ता था। काम करती थी पूरा दिन वो भगतीन, लेकिन बेटा खाने के नाम पर माँ बेटियों को सूखा भोजन खाने को मिलता था। तो बेटा इस तरह से क्या था, फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो भगतीन के ऊपर उसके परिवार वाले पुनर्विवाह करने के लिए दबाव बनाते हैं। उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। अंत में भगतीन को क्या करना पड़ा बेटा, गांव छोड़ना पड़ा। फिर कहता है भगतीन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा भगतीन का आपने देखा होगा कि भी जीवन प्रारंभ से ही दुखों से भरा हुआ था। बचपन में माँ गुजर गई थी, विमाता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। विवाह के बाद 3 लड़कियां उत्पन्न करने के कारण उसे सास व जेठानियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा था। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्धि पाई, परंतु भाग्य ने उसके पति को छीन लिया।
फिर ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाहिए, परंतु वह संघर्ष करती रही और उसने बेटियों का विवाह तथा बड़े जमाई को घर जमाई बनाया। शीघ्र ही उसका भी देहांत हो गया। तो बेटा इस तरह जो उसका जीवन था वो शुरू से अंत तक दुखों से भरा हुआ था। लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए थे? तो बेटा क्यों झड़ गए थे? क्योंकि जब वो बेटा उसकी सास ने उसको गांव भेजा था तो उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। लेकिन जब उसकी सास ने क्या था बेटा, उसके जब पिता की मृत्यु का संदेश उसको मिलता है तो वो उसी टाइम उसको नहीं भेजती। उसको अपने घर के अंदर अपशुगन का डर बना रहता था कि अभी हमारे घर में अपशुगन ना हो जाए। तो कुछ टाइम बीत जाता है तो वो उसको घर जाने के लिए बोलती है कि अभी आपको बहुत दिन मायके गए हुए हो गए हैं तो आप वहाँ जाओ। तो बेटा उसके पैरों में पंख से लग गए थे कि अभी उसको उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब वो मायके जाने लगी। लेकिन गांव की सीमा में जैसे ही वो पहुंचती है तो बेटा लोग जो गांव की औरतें होती हैं वो आपस में फुसफुसाना शुरू कर देती हैं कि अभी बेचारी लक्ष्मी जब पिता की मृत्यु हुई तब तो आई नहीं और ये अब गांव पहुंच गई है। तो लोगों की नज़रों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर बीमार थे। विमाता ने उसके साथ अन्याय किया था, इसीलिए वह हतप्रभ थी। उसकी तमाम खुशियाँ समाप्त हो गई थी। फिर कहता बेटा लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो बेटा लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुई थी? क्योंकि वो बेटा मेहनत करने की आदी थी। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण उसकी सास और जेठानियाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह और उसकी जो बच्चियां थी बेटा वो घर खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था। उसकी दशा नौकरों जैसी थी। अतः उसने क्या किया बेटा, ससुराल वालों से अलग रहने का फैसला कर लिया था। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत पशु घर आदि में अच्छी चीज़ें ले ली। परिश्रम के बलबूते पर उसका जो घर था बेटा वो समृद्ध भी बन गया था। फिर कहता भगतीन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? तो बेटा सेवक स्वामी का संबंध था उनके बीच में, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थी, जिसकी वजह से यदा कदा उसे घर चले जाने को कह देती थी। इस आदेश पर वो क्या करती थी, उसे हंसकर टाल देती थी। दूसरे वह नौकरानी कम, जीवन की धूप वह अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। यानी कि बेटा वो पल भर भी ना तो अब भगतीन लेखिका से अलग रह सकती थी और ना ही लेखिका का मन भी भगतीन के बिना नहीं लगता था। तो ऐसा अटूट संबंध उनका बन गया था। फिर कहता है लेखिका के परिचित के साथ भगतीन कैसा व्यवहार करती थी? तो बेटा लेखिका के पास क्या थे, साहित्यिक बंधु आते जाते रहते थे, परंतु भगतीन के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। उसके सम्मान की भाषा लेखिका के प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होती थी। यानी कि बेटा जैसे वो साहित्यिक बंधु आते थे तो वो लेखिका को कितना सम्मान देते थे, तो बदले में वो भी उनको उतना ही सम्मान देती थी। और सद्भाव उनके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। भगतीन उन्हें आकार प्रकार व वेशभूषा से स्मरण रखती थी या किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि तथा कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। यानी कि बेटा क्या था कि भी वो उन व्यक्तियों की पहचान भी करती रहती थी और तभी वो लेखिका के मान लो पीछे से आ जाते थे तो तब भी उसका व्यवहार ऐसा ही होता था। भगतीन के आने से लेखिका अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी थी? तो बेटा भगतीन के आने से लेखिका के खान पान में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। उसे मीठा घी आदि पसंद था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। घर वालों ने उसके लिए अलग खाने की व्यवस्था कर दी थी। अब वह मीठे व घी से विरक्ति करने लगी थी। यदि लेखिका को कोई असुविधा होती भी थी तो वह उसे भगतीन को नहीं बताती थी। भगतीन ने उसे जीवन की सरलता का पाठ पढ़ा दिया था। यानी कि बेटा जैसे वो मिठाई खाती थी, वो मिठाई के नाम पर उसे गुड़ दे देती थी। तो इस तरह से वो क्या करती थी, सरल खाने को पसंद करने लगी थी।
नेक्स्ट कहता है बेटा लक्ष्मण को शहर क्यों जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था बेटा, कि भाई जमींदार ने एक तो उसका अपमान कर दिया था, ठीक है, कि भाई जो उसके लक्ष्मण के जब बड़े दामाद की मृत्यु हो गई थी तो बेटा परिवार वालों ने क्या किया कि भाई मिलकर जिठौते के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया था। और पारिवारिक द्वेष बढ़ने से जो खेती बाड़ी थी बेटा वो चौपट हो गई थी, क्योंकि वो तीतरबाज लड़का कोई काम नहीं करता था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि भाई जो लगान था वो भी चुकाया नहीं जा रहा था। तो जमींदार ने क्या किया, लगान न चुकाने के कारण भगतीन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। तो उसके स्वाभिमानी हृदय को गहरा आघात लगा। यह उसकी कर्मठता के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस अपमान के कारण वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से शहर आ गई। नेक्स्ट कहता है बेटा कारागार के नाम से भगतीन पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो बेटा कारागार के यानी कि कारागार होता है जेल, यानी कि बेटा जैसे वो जेल का नाम सुनती थी तो उसको डर लगने लगता था, वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। जब उसे पता चलता कि महादेवी जेल जा रही है तो वह उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह महादेवी के बिना अलग रहने की कल्पना मात्र से परेशान हो उठती थी। फिर कहता है भी महादेवी ने भगतीन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा। तो बेटा 4 परिच्छेद थे उनके। फर्स्ट जो परिच्छेद था वो विवाह से पूर्व का था, सेकंड ससुराल में शधवा के रूप में, थर्ड उसका था विधवा के रूप में, और चौथा परिच्छेद महादेवी की सेवा में, ठीक है, यानी कि शहर आने के बाद। फिर कहता है भगतीन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति क्यों थोपा गया, इस घटना के विरोध में 2 तर्क दीजिए। तो बेटा क्यों थोपा गया था, क्योंकि जो भगतीन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने कोई भी तर्क न सुनकर एक तरफा फैसला सुना दिया। इसके विरोध में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। तो बेटा फर्स्ट तो क्या था, महिला के मानवाधिकार का हनन हो गया था। योग्य लड़की का विवाह अयोग्य लड़के के साथ हो जाता है। फिर कहता है बेटा भगतीन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी। तो बेटा महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी, ये महादेव की जगह यहाँ पर महादेवी जी आएगा बेटा। तो अनमोल क्यों थी, क्योंकि बेटा भगतीन में सेवा भाव कुट कुट कर भरा था। नेक्स्ट कहता है ये भगतीन लेखिका के हर कष्ट को स्वयं झेलना चाहती थी। नेक्स्ट कहता है वह लेखिका द्वारा पैसों की कमी का जिक्र करने पर अपने जीवन भर की कमाई उसे दे देना चाहती थी। और नेक्स्ट कहती है भगतीन की सेवा और भगतीन में निस्वार्थ भाव था। वह अनवरत और दिन रात लेखिका की सेवा में बिताना चाहती थी। अनवरत होता बेटा लगातार। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा देखिए फर्स्ट प्रश्न है इसके अंदर, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन 2 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन अभ्यास में भी पूछा जा रहा है कि भाई 2 पावर के रस कौन से हैं। एक तो बेटा क्या है, मकान, संपत्ति, कोठी, कार, सामान आदि देखकर। नेक्स्ट कहता है संयमी बनकर पैसे की बचत करके। इससे मनुष्य पैसे के ग्रह से फूला रहता है तथा उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक तो पैसा एकत्रित करके, एक पैसे को खर्च करके, ठीक है। तो बेटा पैसे को खर्च करके तो पैसे की जो पावर है उसको प्रकट किया जाता है, और एक बेटा पैसा जोड़ करके पैसे की जो पावर है वो पैसे से अपने आप को उन्नत बनाना होता है। नेक्स्ट कहता है कैसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे बाजारूपन को कैसे बढ़ाते हैं। यानी कि बेटा ये हमारा अभ्यास का भी प्रश्न पूछा गया है, एक बाजारूपन से क्या अभिप्राय है। तो लेखक कहता है कि समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु उन्हें अपनी जरूरत का पता ही नहीं होता। ऐसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा पाते हैं न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। यानी कि बेटा जो लोग अनावश्यक सामान पर पैसे खर्च करते हैं तो वो बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे पाते, क्योंकि बाजार का जो उपयोग है बेटा वो क्या है, जरूरत की चीज़ें उपलब्ध करवाना, ठीक है। लेकिन जब वो उससे ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो वे उसे सच्चा लाभ नहीं दे पाते, वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं।
वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं। वे सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे शान के लिए उत्पाद खरीदते हैं। इस प्रकार से वे बाजारूपन को बढ़ाते हैं। फिर कहता है बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ते उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब मनुष्य के ऊपर बेटा बाजार का जादू चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली हो, मन में निश्चिंत भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है। यानी कि बेटा जब हमारे मन के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती कि अभी हम बाजार जा रहे हैं तो हमें क्या खरीदना है, हम वैसे ही बाजार में चले जाते हैं। तो हम जो कोई भी सामान वहाँ पर देखते हैं तो बेटा हम उस सामान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर कहता है ये आगे, अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीज़ें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है, परंतु वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि फैंसी चीज़ें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती हैं। इससे वह झुंझलाता है परंतु उसके स्वाभिमान को सेक मिल जाती है। मतलब क्या कहता है बेटा, आराम की वस्तुएं जैसे आजकल सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है तो बेटा वो उसके ऊपर काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, और मानसिक परेशानी का शिकार बने रहते हैं वो। तो बेटा इस तरह से क्या है, आराम देने की बजाय ये एक हमारी क्या होती है बेटा, आफत मोल लेना होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। तो बेटा प्रतिपाद्य के अंदर हमारा आता है बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। लेखक अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। मतलब क्या कहना चाहता है बेटा ये, कि भी जो बाजार है वो क्या है कि भी अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसको प्रयोग करते हैं तो बेटा क्या होता है कि भी वो हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ साबित होता है। लेकिन जब हम उसको अनावश्यक चीज़ों में प्रयोग करते हैं तो बेटा हमारे अंदर असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, जो हमें परेशान करते हैं। फिर कहता है बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है। तो बेटा बाजार दर्शन होता है बाजार के बारे में बताना या जानना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाजार का जादू किन पर चलता है और क्यों। बाजार का जादू किन पर चलता है बेटा, जिनके मन खाली होते हैं और जेब भरी हुई होती है। यानी कि जिनके मन के अंदर बेटा सामान जो ज़रूरत का है उन्हें वो पता नहीं होता और जेब में उनकी में पैसे होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरतों का पता ही नहीं होता। वे परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा समझें। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहता है पैसा पावर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो लेखक ने पैसे को पावर कहा क्योंकि यह क्रय शक्ति को बढ़ावा देता है। इसके होने पर ही व्यक्ति नई नई चीज़ें खरीदता है। दूसरे, यदि व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता रहे तो वह इस बैंक बैलेंस को देखकर गर्व से फूला रहता है। पैसे से समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है। यानी कि क्या है बेटा, पैसे को पावर क्यों कहा है, क्योंकि पैसे के बल पर ही व्यक्ति क्या करता है, समाज में अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास करता है और वह दिखावा करने के लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदता है।
भगत जी बाजार की सार्थक व समाज को शांत कैसे कर रहे हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। यानी कि बेटा भगत जी बाजार की सार्थक व समाज की शांति, ठीक है, कैसे स्थापित कर रहे हैं। तो बेटा वे कहता है कि वे निश्चित समय पर चूर्ण बेचने के लिए निकलते हैं और 6 आने की वो सिर्फ कमाई करते हैं। फिर उससे बेटा एक्स्ट्रा जो कमाई आती है वो कमाई करते ही नहीं है, और वो फिर बचे हुए चूर्ण को क्या करते हैं बेटा, बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। बाजार में जीरा व नमक खरीदते हैं, सभी का अभिवादन करते भी हैं और बेटा स्वीकार भी करते हैं, ठीक है। बाजार के आकर्षण से दूर रहते हैं और अपने चूर्ण का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन नहीं करते। व्यावसायिक तौर तो होता है बेटा एक व्यापार चलाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार उस चूर्ण को बेचने का काम करते हैं, तो इसीलिए बेटा वो व्यापारिक तौर पर उसे प्रयोग नहीं करते। फिर कहता है खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं। खाली मन और जेब भरी हो तो बेटा लेखक का आशय मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना या वस्तु की आवश्यकता न होना, परंतु जब जेब भरी हो तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है, जिससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। फिर कहता है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। यानी कि बेटा जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और उसके पास से कोई मोटर गुजरती है तो बेटा उसका मन क्या होता है, बेचैन हो जाता है और वो ये सोचने लगता है काश मेरे पास भी गाड़ी होती, तो वो अपने जन्म को धिक्कारने लगता है ऐसी स्थिति में। लेकिन बेटा जो चूर्ण वाला है उसके ऊपर उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या बेटा भगत को अच्छा व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। फिर कहता है नेक्स्ट, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का क्या आशय है। तो बेटा वही बात है कि भाई जब मनुष्य के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है तो वो नाप शनाप चीज़ें खरीदता है, ठीक है, लेकिन जब वो उन चीज़ों का मूल्यांकन करता है तो वो पाता है कि भी जो उसने सामान खरीदा है वो उसके लिए किसी काम का नहीं है, तो फिर उसको पछतावा होता है। तो ऐसी चीज़ें फिर उसके आराम में बाधक बनती हैं। तो बेटा अब हमारा चैप्टर आता है थर्ड, काले मेघा पानी दे। अब इसके अंदर दे रखा काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो बेटा कहता है लेखक ने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास को अंधविश्वास कहा है। पाठ में इंद्रसेना के कार्य को वह पाखंड मानता है। आम व्यक्ति इंद्रसेना के कार्य को अपने अपने तर्कों से सही मानते हैं कि भाई गांव वाले तो बेटा क्या करते हैं, इंद्रसेना के गठन को उचित मानते हैं, लेकिन जो लेखक है बेटा वो पढ़ा लिखा है तो वो इसे अंधविश्वास मानता है। फिर कहता है इंद्रसेना पर पानी फेंकना पानी की हानि है, जबकि गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी होती है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण देश का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। हालांकि हर बार इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से देश को एक बार गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा था। फिर कहता है काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बेटा रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है इंद्रसेना, क्योंकि सामूहिक प्रयास से जो इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने के लिए कोशिश की जा रही है, यदि युवा वर्ग इसी तरह से बेटा इकट्ठे होकर के समाज की बुराइयों, उसकी कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें तो देश का स्वरूप अलग ही हो सकता है। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं और कई सामाजिक जो बुराइयां होती हैं बेटा, जैसे नशाखोरी है, दहेज प्रथा है, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाकर अगर वो सामूहिक प्रयास करें तो बेटा उन समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। फिर कहता है यदि आप धर्मवीर भारती के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर क्या करते और क्यों। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। तो बेटा यदि हम लेखक होते तो जीजी का तर्क सुनकर वही करते जो लेखक ने किया,
क्योंकि तर्क करने से तो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती, उनका दिल दुखता और हमारे प्रति उनका सद्भाव भी घट जाता। लेखक की भांति मैं भी जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहता। यही कारण है कि आज भी बहुत सी बेतुकी जो परंपराएं हैं बेटा वो हमारे देश में ज्यों की त्यों चल रही है। फिर कहता है काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। तो बेटा ये कहता है गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। यानी कि बेटा क्या कर रहे थे, वो काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। जेठ मास में अपना ताप फैलाकर जा चुका था और अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे। यानी कि बेटा जो ठेठ गर्मी का महीना होता है वो हमारा होता है जेठ, वो भी आपका बीत चुका था। उसके बाद हमारा आषाढ़ आता है जो बारिश के रूप में जाना जाता है। तो बेटा इस महीने से बारिश हमारी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके भी 15 दिन बीत चुके हैं। तो बेटा अब क्या है, कुएं सूखने लगे हैं, नलों में पानी की कमी हो गई है, खेत की माटी सूख सूख कर बिल्कुल पत्थर हो गई है, जो जमीन है उसके अंदर दरारें पड़ गई हैं, झुलसा देने वाली लू चलती है, ढोर डंगर प्यास के मारे मर रहे हैं, पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। तो बेटा फिर क्या है, निरुपाय से जो ग्रामीण है वो पूजा पाठ में लग रहे हैं। अंत में इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करके इंद्र सेना भी निकल पड़ी थी। फिर कहता है दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्र सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। तो बेटा आज सामूहिक आंदोलन हो सकता है। युवा वर्ग शहर व गांव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकते हैं। गांव में तालाब खुदवा सकते हैं ताकि वर्षा का जो जल है बेटा उसके अंदर स्टोर करके रखा जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी भी संरक्षित रह सके। वह घर घर में पानी के सही उपयोग की जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव गांव में डोलती मेंढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे? तो बेटा कहता है कि बीजी जी का मानना क्या था, गर्मी के दिनों में मेंढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना है। वे कहती थी कि जब हम किसी को कुछ देंगे तो तभी तो कुछ लेने के अधिकारी होंगे। इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो वह हमें वर्षा क्यों देंगे? ऋषि मुनियों ने भी त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघा की फसल होगी जिससे गांव शहर खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। अब ये कहता है बेटा नेक्स्ट जीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो बेटा जीजी यानी कि उसकी चारित्रिक विशेषताएं पूछ रहा है ये। तो बेटा फर्स्ट कहता है सहनशील, कि भी वो क्या थी, बच्चों से प्रेम करने वाली थी। वे सारे अनुष्ठान जो कर्म कांड थे बेटा वो लेखक से करवाती थी ताकि उसे पुण्य मिल सके। आस्थावादी, तो बेटा जो जीजी थी वो आस्थावती नारी थी। वे परंपराओं विधियों अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी तथा श्रद्धा से उन्हें वो पूरा भी करती थी। तर्कशील नारी, जीजी अपनी बात के समर्थन में बेटा तर्क देती थी, यानी कि तर्क दे करके वो अपनी बात को क्या करती थी, सिद्ध करने का प्रयास करती थी। ठीक है, इंद्र सेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क वे देती हैं उनका कोई सानी नहीं। लेखक भी उनके समक्ष स्वयं को कमजोर मानता है। फिर कहता है गगरी फूटी बैल प्यासा का भाव या प्रतीकार्थ देश के संदर्भ में समझाइए। गगरी फूटी बैल प्यासा एक और जहाँ सूखे की और बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वही इस देश की वर्तमान हालत का भी चित्रण करता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याणार्थ भेजी अरबों खरबों की राशि न जाने कहाँ गुम हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव इस समूची राशि को निगल जाता है और आम आदमी की स्थिति वैसे की वैसे रह जाती है, अर्थात उसकी आवश्यकता रूप जो प्यास है बेटा वो अनबुझी रह जाती है। यानी कि बेटा जैसे गगरी फूटी बैल प्यासा जहाँ सूखे की ओर बढ़ते समाज का जीव मार्मिक चित्रण किया गया है, तो बेटा ऐसे ही हमारे देश के वर्तमान हालात हैं कि भी कहने को तो हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी योजनाएं चली रहती हैं, लेकिन वो आम आदमी तक कितनी पहुंच पाती हैं वो उसका एक
अच्छा उदाहरण है। फिर कहता है काले मेघा पानी संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि बेटा जो लेखक था वो वैज्ञानिक युग का युवा था, लेकिन जो जीजी थी बेटा वो क्या थी, सहज प्रेम से उसके ऊपर विजय प्राप्त करती है। कि भाई काले मेघा पानी दे संस्मरण में वर्षा न होना, सूखा पड़ना आदि के विषय में विज्ञान अपना तर्क देता है और वर्षा न होने जैसी समस्या के सही कारणों का ज्ञान कराते हुए हमें सत्य से परिचित कराता है। इस सत्य पर लोक प्रचलित विश्वास और सहज प्रेम की जीत हुई, क्योंकि लोग इस समस्या का हल अपने अपने ढंग से ढूंढने में जुट जाते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों में प्रचलित विश्वास इतना पुष्ट है कि वे विज्ञान की बात मानने को ही तैयार नहीं है। नेक्स्ट कहता है धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते थे। क्यों मानते थे बेटा, क्योंकि वो इसे पानी की बर्बादी समझते थे कि भाई चारों ओर पानी की घोर कमी है, फिर भी हम पानी को ऐसे व्यर्थ बहा रहे हैं। तो बेटा इस तरह से वो क्या था, उसे पानी की बर्बादी मानते थे और इससे देश की अति यानी कि हानि होती है। वह पानी को यूं फेंकना अंधविश्वास के सिवाय कुछ भी नहीं मानते थे। काले मेघा पानी दे पाठ ने लोक मान्यताओं के पीछे छुपे अपने तर्क को उभारा है। आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छुपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा जो काले मेघा पानी दे उसके अंदर क्या था, लोक मान्यताओं के पीछे उस तर्क को उभारा जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब तक हम किसी को कुछ नहीं देंगे तब तक हम उसे लेने के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो बेटा जैसे हम इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो वो हमें वर्षा क्यों देंगे। तो बेटा इस तरह से जो हमारे जीवन के अनुभव हैं वो अंधविश्वासों के पीछे छिपा तर्क यह है कि यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अंधविश्वासी लोग कहते हैं कि भाई रुक जाओ, बाद में जाना। पर मेरा तर्क यह है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, यह समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कहता है बेटा मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी बेटा, लेखक तो उसे पानी की बर्बादी मानता था कि भाई जब भीषण गर्मी में जब पानी पीने को भी नहीं मिलता तो लोग दूर दराज से इतनी दूर से पानी लेकर के आते हैं और इस मंडली पर वो फेंकते हैं, तो इससे वो पानी का नुकसान मानते थे। इसके विपरीत जो जीजी थी बेटा वो इसे क्या कहती थी, पानी की बुआई मानती थी। वे कहते थे कि सूखे के समय हम अपने घर का पानी इंद्र सेना पर फेंकते हैं तो यह भी एक प्रकार की बुआई है। यह पानी गली में बोया जाता है जिससे बदले में गांव शहर में कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो बेटा लुट्टन सिंह जब जवानी के जोश में आकर चांद सिंह नामक पहलवान को ललकार बैठता है तो सारा जनसमूह, राजा, पहलवान सभी की यह धारणा थी कि भी यह जो कच्चा किशोर है जिसने कुश्ती कभी सीखी नहीं है पहले दाव में ही ढेर हो जाएगा। हालांकि लुट्टन सिंह की नसों में बिजली और मन में जीत का जज्बा कौंध रहा था, उबाल खा रहा था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। हाँ, ढोल की थाप में उसे एक एक दाव पेंच का मार्गदर्शन जरूर मिल रहा था। उसी थाप का अनुसरण करते हुए उसने शेर के बच्चे को खूब धोया, उठा उठा कर पटका और हरा दिया। इस जीत में एकमात्र ढोल की आवाज़ ही उसके साथ थी। अतः जीत कर वह सबसे पहले ढोल के पास दौड़ा और उसे प्रणाम किया। नेक्स्ट कहता है पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो बेटा जो कहानी है वो क्या है, भयावहता की ओर संकेत करता है, क्योंकि रात के भयावह इसमें वातावरण का वर्णन किया गया है कि चारों तरफ सन्नाटा छाया था। सियारों का करदन व उल्लू की डरावनी आवाज़ें जो रात्रि के सन्नाटे को बेटा कभी कभी भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कें करने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। इससे रात्रि की जो सन्नाटा था बेटा उसमें बाधा आ जाती थी।
निस्तब्धता। फिर कहता है पहलवान लुट्टन के सुख चैन भरे दिन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सुख चैन भरे दिन कब थे बेटा? जब उसने चांद सिंह को हरा करके राजकीय पहलवान में अपना नाम कमा लिया था। उसे राज दरबार में रखा गया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि मिलने से उसने सभी नामी पहलवानों को जमीन सुंघा दी। अब वह दर्शनीय जीव बन गया। मेले में वह लंबा चोगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। नेक्स्ट कहता है लुट्टन के राज पहलवान बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। जब वो राज पहलवान बन गया था तो क्या हुआ था? उसकी जो कीर्ति थी बेटा यश दूर दूर तक फैल गया था। पौष्टिक भोजन मिलने से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता। महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। मेले के दंगल में वह लंगोट पहनकर शरीर पर मिट्टी मलकर स्वयं को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। तो बेटा इस तरह से वो राज पहलवान बनने के बाद जो उसकी दिनचर्या थी वो कुछ ऐसी थी। लुट्टन पहलवान का चरित्र चित्रण बताइए। तो बेटा इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व, कि भाई वो देखने में कैसा था। लंबा चौड़ा व ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोगा पहनता था तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। वह इकलौती एवं अनाथ संतान था। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। भाग्यहीन था बेटा, वो भाग्य का मारा हुआ था, क्योंकि भाग्य उसका शुरू से ही खराब था। बचपन में ही वो अनाथ हो गया था। पत्नी युवावस्था में चल बसी थी। उसके दोनों लड़के महामारी की भेंट चढ़ गए थे। तो बेटा इस प्रकार वह भाग्य का मारा हुआ था, सदैव दुखी रहता था। साहसी था कि भी वो बेटा साहसी था, क्योंकि उसने साहस के बल पर ही चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को चुनौती दी थी, उसे हराया था। उसने काले खां जैसे पहलवान को भी चित कर दिया था। महामारी में भी वह सारी रात ढोले बजाता रहता था। नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि बेटा इसका प्रतीक अर्थ क्या है? तो बेटा ये कहता है कि भी प्रतीक अर्थ हमारा क्या है? कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई जो व्यवस्था थी उसने जन्म ले लिया था। पुराने संबंध हमारे समाप्त कर दिए गए थे। पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक था। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। यानी कि बेटा जैसे कुश्ती का खेल हमारा प्राचीन खेल है, तो बेटा उस खेल को ही क्या था, राज के खेल से हटा दिया गया था। फिर कहता है लुट्टन को गांव वापस क्यों आना पड़ा? तो बेटा वापस क्यों आना पड़ा? तत्कालीन राजा कुश्ती के शौकीन थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद विलायत से शिक्षा प्राप्त करके आए राजकुमार ने सत्ता संभाली। उन्होंने राजकाज से लेकर महल के तौर तरीकों में भी परिवर्तन कर दिए। मनोरंजन के साधनों में कुश्ती का स्थान गुड़ दौड़ ने ले लिया था। अतः पहलवानों पर क्या था बेटा, जो राजकीय खर्च का बहाना बनाकर उन्हें जवाब दे दिया गया। इस कारण लुट्टन को गांव वापस आना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो कुश्ती का बेटा जो राजकीय खेल था उसको राजकीय खेल से हटा दिया गया था और उसका स्थान गुड़ दौड़ ने ले लिया था। नेक्स्ट कहता है पहलवान की मृत्यु के बाद गांव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई थी? जब पहलवान के बेटों की मृत्यु हुई थी तो बेटा गांव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई थी? क्योंकि पहलवान के दोनों बेटे गांव में फैली महामारी की चपेट में आकर चल बसे थे। इस घटना से गांव वालों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि वे पहलवान को अपना सहारा मानते थे। अब उन्हें लगा कि पहलवान अंदर से टूट जाएगा तथा उनकी सहायता करने वाला उसके सिवाय अब कोई नहीं है। फिर कहता है पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है, लिखिए। तो बेटा इसके अंदर पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था का टकराव, तो ये कहता है बेटा पुरानी व्यवस्था में जो कलाकार थे, पहलवान थे, वो राजाओं का आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त होता था उनको, वैसा ही खर्च पर जीवन जीते थे। पर नई व्यवस्था में ऐसा नहीं था।
जब पुरानी व्यवस्था थी तो बेटा राज दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब जो नई व्यवस्था बेटा उनको कोई मान सम्मान का प्रचलन नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा चैप्टर सीरीज के फूल। अब हम सीरीज के फूल के पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने सीरीज की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा है, सीरीज के फूल पाठ के आधार पर बताइए। तो बेटा इसके अंदर क्या है, कालिदास और संस्कृत साहित्य ने शिरीष को बहुत कोमल वृक्ष माना है। कालिदास का कहना है कि पदम सहेत भ्रमरस्य प्लेयम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्राणि नाम शिरीष पुष्प केवल भोरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये कहता है बेटा जो ये पेड़ है ये क्या है, भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकता है लेकिन पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी सहमत नहीं है। उनका विचार है कि इसे कोमल मानना भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि जो नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब नए फूल और पत्ते उनको बेटा मिलकर धकियाते हैं, धक्का मारकर बाहर निकालते हैं, तब भी वे अपने स्थान पर बने रहने का प्रयास करते हैं। बसंत के आगमन पर जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरम्मित होती रहती है तो भी शिरीष के जो पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। यानी कि बेटा जैसे बसंत ऋतु आती है तो हर जगह हरियाली, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर नए फूल पत्तियां आते हैं, लेकिन नए फूल पत्तियां तभी आएंगे जब पुराना अपना स्थान छोड़ेंगे। लेकिन जो पुराने फूल पत्तियां शिरीष के बेटा वो इतनी आसानी से स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो अपने स्थान पर बने रहने के लिए खड़खड़ाते रहते हैं। नेक्स्ट कहता है शिरीष के अवधूत के कारण लेखक को किस महात्मा की याद आती है और क्यों। तो बेटा अवधूत हमारा होता है सन्यासी। तो शिरीष के अवधूत रूप के कारण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आती है। शिरीष पेड़ अवधूत है क्योंकि यह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू में शांत बना रहता है और पुष्पित पल्लवित होता रहता है, यानी कि फलता फूलता रहता है बेटा। इसी प्रकार जो महात्मा गांधी थे बेटा वो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबे के बवंडर के बीच स्थिर रह सके थे। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज है, आत्मा की शक्ति है। जैसे शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सकता है, वैसे ही महात्मा गांधी भी कोमल कठोर व्यक्तित्व वाले थे। यानी कि बेटा जो शिरीष का पेड़ है वो बाहर से कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। यह वृक्ष और वह मनुष्य दोनों ही अवधूत हैं। फिर कहता है शिरीष की 3 ऐसी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे कालजयी अवधूत कहा है। तो कालजयी अवधूत क्यों कहा है? वह सन्यासी की तरह कठोर मौसम में जिंदा रहता है, वह भीषण गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है तथा अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेकता, वह सन्यासी की तरह हर स्थिति में मस्त रहता है। ठीक है। उसके बाद कहता है शिरीष, लेखक ने शिरीष के माध्यम से किस द्वंद्व को व्यक्त किया है। तो बेटा लेखक ने शिरीष के पुराने फलों की अधिकार, लिप्सु, लड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को बताया है। वह स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी व हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। फिर कहता है कालिदास कृत शकुंतला के सौंदर्य वर्णन को महत्व देकर लेखक सौंदर्य को स्त्री के एक मूल्य के रूप में स्थापित करता प्रतीत होता है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ तो क्या ऐसा करना उचित है? तो बेटा ये कहता है लेखक ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करके उसे एक स्त्री के लिए आवश्यक तत्व स्वीकार किया है कि भी जो बेटा स्त्री का सौंदर्य होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का, प्रकृति ने स्त्री को कोमल भावनाओं से युक्त बनाया है। यह तथ्य आज भी उतना ही सत्य है। स्त्रियों का अलंकारों व वस्त्रों के प्रति आकर्षण भी यह सिद्ध करता है। यह उचित भी है क्योंकि स्त्री प्रकृति की सुकोमल रचना है, अतः उसके साथ छेड़छाड़ करना
अनुचित है। फिर कहता है ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसका क्या है कि भाई दुमदार अर्थात सजीला पक्षी कुछ दिनों के लिए सुंदर नृत्य करता है, फिर क्या करता है, दुम गवाकर वो कुरूप हो जाता है। यहाँ लेखक मोर के बारे में कह रहा है, वह बताता है सौंदर्य अक्षणिक नहीं होता, यानी कि कुछ पल के लिए नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो पूंछ कटा पक्षी भी ठीक होता है, उसे कुरूप होने की दुर्गति तो नहीं झेलनी पड़ती। विजिका ने फिर महावाल्मीकि और व्यास के अतिरिक्त किसी को कवि नहीं माना, क्यों? तो बेटा ये कहता है कर्नाट राज की जो प्रिया विजिका ने केवल 3 को ही कवि माना है, वे हैं ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। ब्रह्मा ने तो क्या की थी, वेदों की रचना की थी जिनमें ज्ञान की अथाह राशि है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो भारतीय संस्कृति के मानदंडों को बताता है, और व्यास ने महाभारत की रचना की जो अपनी विशालता व विषय व्यापकता के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। यानी कि बेटा उसका जो विषय है उसके अंदर व्यापकता भी है, विशालता भी है, और वो क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में उसकी गिनती की जाती है। भारत के अधिकतर साहित्य इनसे प्रेरणा लेते हैं, अतः साहित्यकारों की रचनाएं प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित नहीं हो पाई, अतः उसने किसी और व्यक्ति को कवि नहीं माना है। फिर कहता है कालिदास कृत शकुंतला के सौंदर्य वर्णन को महत्व देकर लेखक सौंदर्य को स्त्री के एक मूल्य के रूप में स्थापित करना प्रतीत होता है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ तो क्या ऐसा करना उचित है? तो बेटा ये कहता है लेखक ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करके उसे एक स्त्री के लिए आवश्यक तत्व स्वीकार किया है। प्रकृति ने स्त्री को कोमल भावनाओं से युक्त बनाया है, स्त्री को उसके सौंदर्य से ही अधिक जाना गया है, न कि शक्ति से। यह तथ्य आज भी उतना ही सत्य है। स्त्रियों का अलंकारों व वस्त्रों के प्रति आकर्षण भी यह सिद्ध करता है। यह उचित भी है क्योंकि स्त्री प्रकृति की सुकोमल रचना है, अतः उसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारा लास्ट टॉपिक आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं। अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा? तो बेटा अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भाईचारा, उन्होंने 3 चीजें बताई थी, उसके ऊपर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वाले को सम्मान मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बेटा मनुष्य की दक्षता किन बातों पर निर्भर होती है? तो बेटा मनुष्य की दक्षता होती है जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, जिसके साथ उसका जो कौशल है बेटा उसके अंदर जो हुनर है वो उभर कर आएगा। नेक्स्ट कहता है शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर कि भाई उसको शारीरिक यानी कि हेल्थ के अनुसार उसको अलग अलग विभागों में बांटना, तो बेटा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बेटा ये कहता है कि भाई शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर। नेक्स्ट कहता है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि के लाभ पर। और फिर कहता है मनुष्य के अपने प्रियतम पर, यानी कि इनके द्वारा क्या होता है बेटा कि भाई जो मनुष्य है वो अलग अलग हो सकता है। फिर कहता है लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? जाति प्रथा के अंदर बेटा क्या बुराइयां हैं? फर्स्ट तो क्या है, यह श्रमिक विभाजन भी करती है जाति के साथ साथ। फिर कहता है यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है। यह जन्म से मनुष्य को एक पेशे से बांध देती है। और क्या होता है बेटा, वो जो पेशा होता है वो आजीवन चलता रहता है, वो भले ही उसके लिए उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो। यह संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता, चाहे व्यक्ति बेटा भूखा मर जाए। नेक्स्ट कहता है ये लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है बेटा कि भाई लोकतंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति नहीं है, वस्तुतः यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। नेक्स्ट कहता आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है? कैसे बाधक है कि भी मनुष्य को जो पेशा जन्म के आधार पर मिलता है उसे अपनाना पड़ता है, तो बेटा उसके विकास के अवसर रुक जाते हैं। फिर कहता है जबरदस्ती थोपे गए पेशे में उसकी रुचि नहीं बन पाती,
तो वो सिर्फ काम टालने की प्रवृत्ति से काम करता है, काम चोरी करने लगता है, तो बेटा वो एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाता। इस प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं होता, क्योंकि बेटा जब मनुष्य अनमने मन से काम करेगा तो वो उसके अंदर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहता है डॉक्टर अंबेडकर क्षमता को कैसी वस्तु मानते थे तथा क्यों? तो बेटा डॉक्टर अंबेडकर क्षमता को कल्पना की वस्तु मानते थे। उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता, वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से तथा अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट कहता है बेटा ये जाति और श्रम विभाजन के बुनियादी अंतर क्या है? इनके बुनियादी अंतर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बेटा ये कहता है जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। जाति विभाजन में पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। फिर कहता है जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर बेटा डिफरेंस बताए गए हैं। तो बेटा ये हमारा लास्ट लेसन था। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये जो प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुँचाएं, ताकि हमारा हौसला आगे बढ़ सके और आपके लिए नई नई वीडियो हम बना सकें। और बेटा लास्ट में फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।